टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम क्या करते हैं, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ना, इसका बेसिकली क्या है, ये रेशियो है किसका, एक्सपोर्ट एंड Export prices and एंड import prices. इम्पोर्ट प्राइस। अच्छा, एक प्राइस एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि जैसे ये जो बास्केट ऑफ गुड्स की जितनी टोटल जितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस ऊपर आती है। अच्छा, आपको याद है मैंने एक बार बताई थी आपको कि इंडेक्स जब भी होता है इंडेक्स, ये बेसिकली आपके तमाम जो है ना गुड्स के Yes, sir. पूरे। Overall होता है, not about a specific product. वेरी गुड, शाबाश जी, आपको याद है, गुड। तो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस है, तो इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट प्राइस है, एक्सपोर्ट याद रखिए ऊपर आता है और इम्पोर्ट प्राइसेस जो है ना नीचे आते हैं। इनको जब इनका रेशियो जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अच्छा, 100 करने से क्या मिलता है हमें, बेसिकली वो चीज Sir, हमें। percentage? वेरी गुड, शाबाश, एग्जैक्टली। तो हमें परसेंटेज में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें असल में परसेंटेज में समझना आसान हो जाता है हमें, ठीक है ना। अगर किसी को बोले 20 30 तो वो उसकी वैल्यू के तो क्लियर नहीं होती, लेकिन हम परसेंटेज में कहते हैं कि 20% 30%, तो बहुत हमारे जहन में बहुत क्लियर पिक्चर आ जाती है कि 20 व्हाट डज मीन बाय 20% 30% 60% 80%, ठीक है ना। तो ये हमें इसके क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक वो मिलता है, क्या मिलता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है वो, ठीक है। तो जैसी तो Yes, sir. अच्छा, ऊपर हमारी प्राइसेस जो है ना हमारे ये वाली है, तो जितना हमारे ऊपर वाली, अच्छा, इंपोर्ट प्राइसेस जितनी आपकी जो ना बढ़ती जाएंगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का Mhm. वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू बेहतर होगी खराब होगी, ये बताओ। समझ में आ रही है आपके पास? Yes, sir. एक सेकंड, एक सेकंड। जी, इसको जब तक रीड करें तो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जितनी इसकी प्राइस आपकी बढ़ती जाएगी, ये वाली अमाउंट जितना बढ़ता जाएगा टोटल वैल्यू कम होती जाएगी, ऐसे ही है ना। Oh, yes, sir. डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, आपकी जो आंसर जो है ना वो आपका ये टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी जो है ना वो मतलब देखिए जितनी ये बढ़ जाएगा उतना खराब होती जाएगी, जितनी कम होती जाएगी टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका जो है ना उसकी वैल्यू ज्यादा बेहतर आती जाएगी, ठीक है ना। देयर कैलकुलेट फ्रॉम द एवरेज प्राइसेस ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर ट्रेडेड इंटरनेशनली, द प्राइसेस आर वेटेड बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये तो आपको पता ही है कि वेटेड का मतलब क्या होता है, पता है आपको, वेट, जो ज्यादा आपकी यूज कर रही है कंज्यूम कर रही है उसकी वेट ज्यादा होगा, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, बेसिकली वेट का मतलब इंपॉर्टेंस समझने को, ठीक है ना, ये रिलेटिव लिखा हुआ भी है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो Okay, उस sir. तो जो चीज ज्यादा हो रही है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा वेटेज होता है, जो कम इस्तेमाल होती है उसकी वेटेज भी कम होता है। अच्छा, कॉजेज ऑफ चीज टर्म्स ऑफ कॉज क्या क्या हो सकते हैं, देखें, ये आपको रीड करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको टच कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए आपको है क्या। अच्छा, was the favorable movement in the terms of trade is rise in the export prices, जितनी ये आपकी एक्सपोर्ट प्राइस राइज होती जाएगी उतना आपको फेवरेबल कंडीशन आपकी होती जाएगी, ठीक है। टू इम्पोर्ट प्राइसेस, फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्ट प्राइसेस में राइज बाय मोर देन इम्पोर्ट प्राइसेस और इम्पोर्ट प्राइसेस may fall while export prices remain unchanged. An unfavorable movement occurred when there is a fall in the export prices, relative importance prices. In case, for example, import prices may fall by less than export prices, और इम्पोर्ट प्राइसेस में राइज वाइल एक्सपोर्ट प्राइसेस में फॉल, मतलब ये नेगेटिव चले जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये एक बात ध्यान में रखिएगा, ये ज्यादा होने का मतलब आपको ज्यादा पेमेंट रिसीव होगी, उसमें कम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसका जो है ना वो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ना ये वो प्राइसेस हैं, लेकिन इसको डिमांड सप्लाई को हम अभी अलग कर रहे हैं। असल में तो हम ये अगर समझें, हम तो इस तरह कह सकते हैं ना, अगर प्राइस कम होगी धैर्य हमारे तक ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल हम इस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा जरा क्लियरली, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं बता Okay, sir. मैं क्या कह रहा हूँ, जी. समझ में आ रही है मेरी बात, Yes, sir. आ रही है. है ना। तो जनरली तो हम ये समझते हैं कि प्राइस तो कम होना, तो अगर एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी इसका मतलब हमारी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन ये रिलेटिव प्राइस है, ठीक है ना। यानी कि जो हम बेच रहे हैं उसकी प्राइस हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हमें जो है ना उसके हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो अगर अगर ज्यादा पैसे हमें मिल रहे हैं इसका मतलब है हमारे पंप पे ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, ठीक है। Yes. Okay. चलें, गुड, चलिए इसको बाकी रीड कर लीजिएगा, और बाकी इसको इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है।
Yes, अच्छा, sir. एक और चीज है, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन दी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसके टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा, while in the rise of terms of trade describe favorable movement, in fact not always favorable, it's not हमेशा favorable है। This is because effect will depend on the its cost. If the price export, हाँ ये देखेंगे, हम जो बात कर रहे थे ना भैया, if price of export increase because of a rise in demand, then it will likely be beneficial as more domestic product will be sold। समझ में आई? देखो अभी हम जो बात कर रहे थे ना, अगर आपकी प्राइस बढ़ी डिमांड की वजह से तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन if however the cause is the rise of the cost of production, demand for country product will fall and export revenue may decline। देखिए ये पॉइंट इसको मैं आपका भी जिक्र कर रहा था कि अगर डिमांड बढ़ रही है और हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो ये हमारे फेवरेबल अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, उसके से प्राइस बढ़ी है, उसके से डिमांड कम होगी तो हमें नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ये बात क्लियर है? बट मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ ये आइडिया मिल जाना चाहिए आपको। Yes, sir. Clear. वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, तो अब ये और पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपके। अच्छा, अब ये एक और इम्पोर्टेंट आ गया, एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, देखें एब्सोल्यूट, ये अगर मैं इसमें अगर आपको एक और मेरा ख्याल एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँ, ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको वैसे बता दूंगा, लेकिन आपको जब तक वीडियो ऑन हो रही है तो एक चीज बताता हूँ। देखें, कंपैरेटिव एडवांटेज बेसिकली क्या होता है कि जब तक आपका जो है ना ये आपकी जो प्राइस है ना ये वाली, देखें ये 500 बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं। इसको इस तरह समझें, ये एक यहाँ पर एक और बनी है, ये देखें दोनों जो है ना दोनों में बेहतर बना रहे हैं। ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखें ज्यादा बेहतर कौन है। समझ में आ रही है आपके? इसकी नजर आ रही है आपको? Yes, sir. देखें इसमें ये है ना कि ये 4000 बना रहे हैं, 10,000 बना यूएस है, बांग्लादेश 1000 और 8000 बना रहा है। बेसिकली ये एब्सोल्यूट एडवांटेज है, इन्होंने पता नहीं कंप्यूटर एडवांटेज लिखा हुआ इन्होंने। लेकिन दोनों में देखें एक 1000 का ज्यादा बना रहे हैं, ये 8000 ज्यादा बना, लेकिन कंपेरेटिव ये होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। आप इस बात को समझे जरा, क्या कि अगर लेकिन जो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से देखा है तो वो कंपेरेटिव एडवांटेज होता है। मतलब अगर मिसाल के तौर पर ये 1000 से अगर जो है ना बांग्लादेश को जो है ना अगर इसमें से बहुत कम छोड़ना पड़ेगा, बांग्लादेश को कितना, ये हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए समझ में आएगी आपको। एक सेकंड आपको, आपको थोड़ी सी ये देखें जरा, आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मुझे बताइएगा। ये ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. I am. ये देखें जरा, Yes, sir. आवाज भी आ रही है? Yes, sir. Hello, I want to take you through absolute and comparative advantage, these two theories of trade, which have been around for a couple of hundred years, and people every year they get stuck, especially on comparative advantage. So let me go through these very quickly. I'll deal with absolute advantage. Absolute advantage is said to exist when a country can make a product more cheaply than any other country. Okay, it's as simple as that. It's a comparison of financial cost of production. When a country can make a good more cheaply than any other country, that's absolute advantage. Comparative advantage is trickier because comparative advantage between two countries trading two goods, to keep it simple, comparative advantage is said to exist not when we compare the financial cost of making a good, but when we compare the opportunity cost. What does the country have to give up
in order to make a good. If it's less than another country has to give up to make a good, the first country has comparative advantage. Let me show you a mathematical example of this. Here, I'm going to put in some numbers. I want you to understand this is not the volume of production, it's the hours needed to make 1 car and 1 ton of cheese. We're going to imagine that the only products in this strange world are cars and cheese. And there are only 2 countries, the UK and China. Both countries can make cars and make cheese with their limited resources, and the cars are the same whether they come from the UK or China, and the cheese is the same whether it comes from the UK or China. Strange world, but anyway, it's a simple world, and it works to show you David Ricardo's theory of comparative advantage. So let me put some numbers in. Imagine in the UK it takes 15 hours to make a car, but in China it only requires 4 hours to make a car. Clearly, it's cheaper to make cars in China than it is in the UK. I'm assuming the costs of production are the same. I'm assuming that in terms of per hour, per worker. If it only takes 4 hours to make a car in China and it takes 15 hours in the UK, it's clear that China has absolute advantage in car production. What about cheese? Well, cheese in the UK requires 5 hours to make a ton of cheese, and in China it only requires 2 hours to make a ton of cheese. So when it comes to cheese production, China also has absolute advantage. It seems that there will be little point in China specializing in either car or cheese production when they can make both of the goods cheaper than the UK. But David Ricardo showed with comparative advantage that when we compare the opportunity cost of production, it's clear that each country has a comparative advantage. Let me show you. So, let's calculate then the opportunity cost of for these countries when they choose to make one good and not the other good. When they're making a car, to make 1 car, the UK, which needs 15 hours to make a car, gives up 3 cheeses, because with those 15 hours making a car, they could have made 3 cheeses. Each cheese takes 5 hours. The UK gives up 3 cheeses. China gives up 2 cheeses, because when they make a car, using 4 hours of resources, they could have made 2 cheeses. So clearly, when making a car, the lowest opportunity cost is in China. They only have to give up 2 cheeses. Therefore, China has comparative advantage in car production because they're giving up less cheese. There's lower opportunity cost. So I'm just going to replace this with, therefore, China has comparative advantage in car production. Now, if you repeat the exercise asking if they make a cheese, how much of a car do they not make, you'll find that the UK has comparative advantage in cheese production. Let me just run through it. If the UK makes cheese, they give up 1/3 of a car. If China makes cheese, they give up half a car. Because in the 2 hours that they need to make a cheese, they could have made half a car. Who's giving up more car when they make cheese? UK gave up 1/3 of a car, China gave up half a car. It's clear that China had a bigger opportunity cost. UK had a lower opportunity cost with making cheese. The UK has cheese, has cheeses for its comparative advantage, cheese production. So the UK has, can you read that? I won't write it, it's too low. But the UK has the comparative advantage in cheese production. They should specialise in trade, assuming no transport costs, assuming they can, the terms of trade allow them to hit the right price, where it's advantageous for both countries, they can actually benefit from trade. That's the basis of comparative advantage theory. Of course, the real world is a lot more complicated. There are many more countries than just 2 countries. There are millions of products. The products are not the same when they're made in one country or another. There are issues like transportation costs and the perceived quality. Even when a country, like in my
example, China has absolute advantage everywhere. There can still be a point to specializing in trading. The only time you wouldn't specialize in trading is if the ratio, the opportunity cost ratios, were the same in both countries. They are not here. This is 3 to 1, this is 2 to 1. But if I made a slight adjustment, now the opportunity cost is exactly the same. In both countries, when making the car, they give up 2 cheeses. In both countries, when making the cheese, they give up half the car. There's no point to specializing in trading because the opportunity cost ratios are the same in each country. Okay? Hope that's clear. And I hope that you understand that. All right. Bye-bye. जी क्लियर हुआ? Yes, sir. आया समझ में. As in that situation, because the odds needed to make the product were less in China, so it has the absolute advantage in both car and cheese. Yes. Yes. They have the advantage, absolute advantage, comparative advantage because they are giving a bless. देखिए ना आपके Yes, पास sir. अगर हम देखिए यहाँ पर देखिए ना फाइट, अगर आपको देखे ना, आपको कार यूके अगर कार बनानी है ना, इसकी नजर आ रही है ना आपको? Yes, sir. अच्छा अगर देखें, अब देखें ये तो ये जो एब्सोल्यूट एडवांटेज नजर आ रहा है आपको, क्योंकि देखें ना ये 15 कार बना, अगर कार बनाने के तो 15 कार, चाइना 4 कार बना रहा है। ये अगर चीज में देखें तो ये सेम वो जो वर्किंग आ रहा है ना, उसमें 5 कारें बना सकता है, 2 ये बना सकता है चाइना 2 कारें चीज बना सकता है, टन बना सकता है। तो दोनों में तो यूके का एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये कहलाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्या कहलाता है? Absolute advantage. ये तो बहुत क्लियर है ना? इट्स वेरी Yes, सिंपल। sir. जो ज्यादा बेहतर है वो ज्यादा, मतलब ये एब्सोल्यूट एडवांटेज। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होता है? कंपैरेटिव में ये होता है कि आप जो है ना इसका फिर रेशियो निकालते हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कंपैरेटिव एडवांटेज, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखें, अगर ये 15 अगर मिसाल के तौर पे ये कॉन्सेंट्रेट अगर इस पे करे ना, अगर इस पे अगर 15 कार अगर ये बना रहा है, ये यूके 15 कार बना रहा है, ठीक है ना? तो अगर इसी कॉन्सेंट्रेट इस पे करे तो 15 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि इसमें जो है इसके अंदर ये तीन कारें बना सकते हैं कि सारा का सारा इस पे करें तो ये 15 से कितने 30 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा इस पे अगर सारा अगर जितने आर इस पे लग रहे हैं, ठीक है ना? बेसिकली देखें, इस बात को ध्यान में रखें कि जितने घंटे लग रहे हैं उसमें ये 15 जो है ना ये कारें बन सकती हैं, और उसके अंदर ये 5 जो है ना बन सकती हैं, ये सारे के सारे किस पे क्या ये जो चीज बना सकते हैं, ठीक है? अगर वो इसको छोड़ दे, इस पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको कितना छोड़ना पड़ेगा? 1/3 छोड़ना पड़ेगा। और अगर ये छोड़े तो कितना हाफ छोड़ना पड़ेगा? तो ज्यादा बेहतर कौन है? जिसको कम छोड़ना पड़ा है। Okay, yes, sir. ठीक है ना? तो ये कार चाइना को छोड़, तो कार है कंपेरेटिव एडवांटेज इन कार प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ इसको कितनी छोड़नी पड़ेगी? इसके बजाय अगर ये छोड़ देगा, कार छोड़ देगा ना, तो इसको 3 ये बन सकती है। ये तो सिर्फ 1-2 छोड़नी पड़ेंगे। समझ में बात आ रही है? Yes, sir. I'm getting it. चलो अब क्लियर हो गया। हम आगे तो मजीद तो बताने की जरूरत नहीं है ना। चले No, फिर sir. चले गुड। अगर आपके समझ में ये आ गया तो फिर हम देखते हैं इसके अंदर कि मजीद हम जो इसके अंदर क्या कर सकते हैं। फिर से आप मजीद को पढ़िएगा, फिर प्रॉब्लम फिर पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, ऐसा ना हो फर्दर कंफ्यूज ना हो जाए आप। ठीक है? Okay, sir. Yes, चले sir. अच्छा है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें, फिर दोबारा यहाँ पे बताया कंपैरेटिव एडवांटेज, द बेनिफिट स्पेशलाइजेशन। अच्छा ये देखिए ये करते क्यों है? बेसिकली ये कंपैरेटिव एडवांटेज ये इंटरनेशनल ट्रेड में ही आता है, ठीक है? और जो हमने एज्यूम किया हुआ कि सिर्फ 2 कंट्रीज है, हालांकि वो अभी जैसे उसने बताया कि और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन तो जस्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, व्हाट डू वी मेक इट सिंपल केस। ऐसे ही है ना, जिस तरह जब किसी लॉ को पढ़ रहे होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ सप्लाई पढ़ रहे होते हैं, तो हम प्राइस के अलावा बाकी चीजों को कांस्टेंट कर देते हैं। इसी तरह हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि हमें 2 ही कंट्रीज, हमें कैसे हम इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा ट्रेड करने से फायदा क्या होता है? ट्रेड करने से फायदा ये होता है कि दोनों कंट्रीज को जो है ना वो फायदा होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपको नजर आ रहा है यूएस से, और ये छोटा यूएस से बांग्लादेश के, ये आपको ये नजर आ रहा होगा।
देखें ये आपके 4000 है और ये यानी 4000 बना सकते हैं या ये 1000 ये बना सकते हैं यूएस से, या 1000 या 8000 लेकिन कंपेरेटिव एडवांटेज पे काम हो दोनों में। तो अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज देखें ना तो दोनों को ऑलरेडी एब्सोल्यूट एडवांटेज तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप कंपेरेटिव एडवांटेज देखें तो जो कम जो फॉरगो कर रहा है ना उसको कंसीडर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें बिफोर स्पेशलाइजेशन क्या था, देखें यूएस से 4000 ये बना रहा था, ठीक है, कौन सी गुड़ी है ये ये है ना कोट्स है और शर्ट्स है, 4000 कोट बना रहा था, 10,000 शर्ट बना रहा था। ये बात क्लियर है, नजर आ रहा है ना आपको क्लियरली? Yes sir, I can. अच्छा बांग्लादेश का क्या था कि 1000 जो है ना वो कोट थे और 8000 जो है शर्ट थे, ठीक है। अच्छा नाउ आफ्टर स्पेशलाइजेशन व्हाट हैपेंड, अच्छा टोटल अब इसके अलावा ये देखें टोटल प्रोडक्शन हाउ मच इन द वर्ल्ड, सपोज दिस इज इन दिस वर्ल्ड वी हैव ओनली 2 कंट्रीज, तो 4000 ये बना रहा है, 1000 ये, टोटल 5000 बन रहे थे, ठीक है, कि क्या कोड बन रहे थे। अच्छा उसके अलावा बिफोर स्पेशलाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर स्पेशलाइजेशन शर्ट्स कितने बना रहे थे, यूएस से 10000 बना रहा था, ठीक है, और बांग्लादेश 8000 बना रहा था। टोटल कितने वर्ल्ड में, सपोज करें वर्ल्ड में से 2 ही कंट्रीज है, 18,000. 18,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब क्या हुआ, अब जब आपने जो है इसमें जब आपने जो आफ्टर स्पेशलाइजेशन है, इससे क्या हुआ कि आपने जो ना फोकस किस पे किया, कोड पे किया, किसे ना, यूएसए ने। अच्छा एक सेकंड अंदर होते हैं, जब तक रीड कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। जी अच्छा देखें, अब आपके पास देखें इसमें जो है ना ये इनको 4000 है, ये 1000 है, तो ये जो ज्यादा बेहतर जो है ना वो कोड के अंदर जो है ना वो ये वाले हैं, यानी कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकी कम है, क्योंकि अगर 4000 बनाएंगे ना तो ये 4000, देखिए इन्होंने डबल कर लिया, इन्होंने इसके बजाय इसको छोड़ के आपने फोकस इस पे कर लिया इन्होंने, तो 4000 के बजाय कितना हो गया, 8000 हो गए, 8,000, ठीक है। अच्छा बांग्लादेश ने जो है ना फोकस किस पे किया, 8 पे किया, ये ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू, ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, तो ज्यादा इन्होंने बांग्लादेश ने ज्यादा किससे बेहतर है, 8000, क्योंकि 8 डिवाइड बाय 1 8 क्वेश्चन और 10,000 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर आ रहा है, लेकिन बेहतर कौन है, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी उसके अंदर। Yes sir. तो इस वजह से इन्होंने जो हमारे पास जो है जो बांग्लादेश ने फोकस इस पे किया, तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ी कितनी, 16,000 हो गई, ठीक है। सारे रिसोर्सेज किस पे लगा दिए, शर्ट पे लगा दिए, इन्होंने सारे रिसोर्सेज किस पे लगा दिए, इस पे लगा दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, हालांकि इट इज नॉट अ गुड एग्जांपल, लेकिन आपके पास ये जो कोट की प्रोडक्शन जो है वो 5000 से कितने कितने हो गई, 8000 हो गई, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके पास जो है ना वो शर्ट की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है, ठीक है, पहले 18,000 तक ये थे, लेकिन कोट की प्रोडक्शन बढ़ गई है, ठीक, क्यों, वजह उसकी क्या है, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इतना ही ये ज्यादा बेहतर होता तो ये ज्यादा बेहतर इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती, ठीक है। अभी और एग्जांपल आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा बेहतर आएगी, लेकिन ये एग्जांपल है बुक ने एडवांटेज दी है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं दी है, लेकिन ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी कंट्रीज को हो तो भी ऑन द बेस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज दे कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स, ठीक है, क्लियर है? Yes sir. अच्छा तो अब ये इनको पास एक, अच्छा हमें अभी अभी क्लियर हुआ या कंफ्यूजन है? सर ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलें क्लियर, चलें ठीक है, गुड। अच्छा कोड टू बी सैक्रिफाइस कंपैरिजन यूएसए द अपॉर्चुनिटी, ये इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज हम डिटेल में मुश्किल हो जाएगा था। अच्छा ये क्लियर हो गया यहाँ पर, अगर ये खत्म हो गया तो हम ये नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक मतलब नया है, क्लियर है?
Yes, sir. अच्छा, अगर नहीं समझ में दोबारा फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको आज Okay. इसके थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से दे भेज दूंगा आपको। अच्छा, Okay, sir. बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड, अब ये दोबारा आ गया। बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड हो गया, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये क्या हुआ? अच्छा, इससे हाँ, देखिए ये कंपैरेटिव एस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो है ना, वर्ल्ड के पॉपुलर बढ़ाने के लिए हम ये एब्सोल्यूट और कंप्लीट में जब भी पॉसिबल हो जाएगा जब ट्रेड कोई नहीं रहेगा। अगर आपके पास मेरे ख्याल है, अगर आपने एक ज्यादा बने किस कंपनी लेकिन आपने ट्रेड बैरियर लगा दिया तो अब तो फायदा नहीं होगा ना। व्हाट आई एम टेलिंग, if they want to produce the production of the whole world, you have to remove the trade। क्योंकि आप एक चीज बनाए दूसरी चीज पे वो उसको एक्सपोर्ट कर दे, वो उनको इम्पोर्ट कर ले, तो आपको वर्ल्ड की आप बेहतरी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगेन इसमें मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन डिपेंड करता है कि दोनों कंट्री जो ट्रेड कर रही हैं वो सेम स्टैंडर्ड की हो, सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रही हो ताकि कम्पीट कर सकें। देखिए पाकिस्तान से अगर चाइना अगर वो कर रहा है तो वो मुश्किल हो जाएगा ना उसको, क्योंकि जाहिर है उसकी चीप लेबर चीप है और टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है, वो ज्यादा सस्ती चीजें बना के बेच सकता है, हम तो हमारी इंडस्ट्री से कम्पीट नहीं कर पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आ रही है। हाँ, गुड। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आपके पास ये जो अभी हम ये जो हम जब बात करेंगे ना भाई, ये होना चाहिए। लेकिन अगेन फिर इसके मजीद बात भी हो सकती है कि भाई डिपेंड करता है कि आपके पास जो कंट्री जो आपस में ट्रेड कर रही है वो सेम लेवल सेम स्टैंडर्ड की है, तो आपके पास दोनों का बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन बालक ये बता रहे हैं ये बता रहे हैं बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड क्या होता है। फ्री ट्रेड क्या चीज होती है? जिसमें कोई बैरियर नहीं होता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड Okay. नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय टैरिफ्स एंड अदर प्रोटेक्शनिज्म रिसोर्स। जब ये फ्री ट्रेड ये होता है बेसिकली, इससे क्या होता है कि आप इजीली जो बेहतर प्रोडक्ट होती है, ज्यादा प्रोडक्ट यूज होती है और ज्यादा आप उद्यम बना सकते हैं। जैसे ये आपकी बनाई है, एग्जाम्पल इन्होंने दिए यहाँ पे कि अगर आपके पास ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कभी बेहतर हो जाता है। जैसे ये वाला भी आपने बांग्लादेश एग्जाम्पल दी थी ना, क्लोथिंग वाला, उससे क्या होगा कि आपके पास ये वाली जो है ना, ये पहला पॉलिशिंग का ऑफिस आपका ये था, अब ये बढ़ के इस पे चला गया, यानी ज्यादा ये बनाने शुरू कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्शन ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी अगर आपके बढ़ जाता है, ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर हो जाती है और आपकी जो है ना वो ट्रेड आपका ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यानी कि जब आपका फ्री ट्रेड होगा तो ट्रेड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। अच्छा जी, ये आखिरी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ट्रेड ब्लॉक क्या होता है। ट्रेड ब्लॉक समझते हैं? ये बी और सी के ब्लॉक का मतलब होता है, ये ग्रुप समझते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जैसे क्या होता है, रीजनल रीजनल ग्रुप, ठीक है। छोटे छोटे डिफरेंट ग्रुप बना लिए हमने, ठीक है। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? No, sir. No confusion. अच्छा चला। अच्छा देखिए, इसमें तीन चार किस्म के फ्री ट्रेड में जो है ना, तीन चार किस्म के जो है ना वो ग्रुप बनते हैं। एक ये होता है कि फ्री ट्रेड एरिया बना लिया आपने, ठीक है ना, क्योंकि अभी फिलहाल तो पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड तो नहीं हो सकती ना, तो आस्ता 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 करते। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि आपने जो है ना, अब जैसे जैसे यूएस है, यूके, कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका का है। क्या है ये नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिका पता है आपको? नॉर्थ अमेरिका में जो है ना Yeah. वो यूएसए आता है, कनाडा आता है और मैक्सिको आता है, ये नॉर्थ अमेरिका। तो नाफ्टा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। अब इस कंट्री के अंदर फ्रीली आप, ये आपकी खटपट की आवाज बहुत आ रही है, Sorry, sir. ये आवाजें काफी आ रही हैं, साउंड। Okay, sorry, sir. I'll move from this place. वो है ना जैसे Yes, sir. जैसे आपका स्पीकर, हाँ अब सही है, अब बेहतर है। Hello. जी अब सही है, ओके ना। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. I can. चले, ये फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि सपोज करें कि तीन कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इनके आपस में बिल्कुल फ्री ट्रेड है, इजीली नो टैरिफ। फ्री ट्रेड मतलब नो टैरिफ। अब इजीली आप यहाँ पे दूसरे मुल्क में भेज सकते हैं विदाउट टैरिफ, ठीक है जी। ये हो गया, ये कहलाता है, ये कहलाता है फ्री ट्रेड एरियाज, ये पूरा एरिया हो गया, ठीक है। इससे बाहर भेजेंगे तो ये तो फ्री ट्रेड कहलाता है। अच्छा, फ्री ट्रेड एरिया होता है, एक कस्टम यूनियन होता है। कस्टम यूनियन का मतलब होता है कि आपने पूरा एरिया आपका है, लेकिन आपने क्या किया कि दूसरी जो है ना, जो लेकिन आपने आपस में तो फ्री ट्रेड है, लेकिन किसी और एरिया के अंदर इन तीनों के अलावा उन्होंने कॉमन ट्रेड बना लिया, ठीक है। ये कहलाता है कॉमन कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। इसका मतलब समझ में आ रही है आपको?
मतलब क्या हुआ, ये 3 कंट्रीज हैं, तीनों का आपस में तो फ्री है, लेकिन ये तीनों कंट्रीज, किसी भी कंट्रीज को अगर कोई जो किसी और से इंपोर्ट करेगा, ठीक है ना, उन सबका हर जगह का टैरिफ सेम होगा, चाहे वो मैक्सो में मैक्स अगर पाकिस्तान से मैक्सिको एक्सपोर्ट कर रही हैं आप, कनाडा एक्सपोर्ट कर रही हैं, यूएसए कर रही हैं, इन सबका टैरिफ एक ही होगा। तो ये क्या कहलाता है, Okay. Yes. कस्टम यूनियन कहलाता है। यूनियन का मतलब होता है यूनाइट, Custom union. हाँ, कस्टम का मतलब जो कस्टम होता है, और यूनियन का मतलब जो है ना, यूनाइट जो होते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म और या Okay. यूनिफॉर्म या कॉमन एक्सलेंट टैरिफ होगा, ठीक है। और नॉन मेंबर, यानी कोई भी अगर अगर इन तीनों कंट्रीज में अगर अगर कोई प्रोडक्ट सेल करें तो सबका, चाहे वो यूएसए पे है, कनाडा पे करे, मैक्सिको, सबका एक ही टैरिफ होगा। ये कहलाता है कस्टम यूनियन, ठीक है। एक और स्टेप हम आगे जाते हैं, Okay. वो कहलाता है इकोनॉमिक यूनियन। याद रखिएगा कि आपके पास जो है ना, ये जो फ्री ट्रेड है और कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड का मतलब ये इसका अगला स्टेप है, यानी कस्टम यूनियन की बात करेंगे, फ्री ट्रेड एरिया तो ऑलरेडी है आपस के अंदर, लेकिन अगर कोई जो 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 जो, जो, जो मेंबर नहीं है, उससे सबका कॉमन टैरिफ होगा, ठीक है। अच्छा, अगर फ्री ट्रेड भी एरिया के अंदर आपके अंदर है और आपने बाहर का जो है ना कॉमन टैरिफ भी लगा दिया, ये भी आपका सब कुछ, और प्लस जो है वो आपका कॉमन आपका जो वो भी हो सकता है, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी भी अगर सेम हो जाए, तो ये कहलाता है इकोनॉमिक यूनियन। क्या मतलब हुआ, इकोनॉमिक यूनियन उसे कहेंगे जिसमें फ्री ट्रेड भी आपस के अंदर विद इन द जो मेंबर है, साथ साथ एक्सटर्नल ट्रेड भी सबका सेम होगा, और उनके इकोनॉमिक पॉलिसी भी सेम अगर हो जाए, तो वो कहलाती है इकोनॉमिक यूनियन। और इकोनॉमिक यूनियन कौन सी है, ये बेसिकली यूरोपीय यूनियन है ना। यूरोपीय यूनियन के अंदर इस वक्त जो है ना 27 कंट्रीज है। इन 27 कंट्रीज में a trade block where there is a free trade between members, ठीक है, a common external tariff, ये अगर यहाँ तक अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कस्टम यूनियन बन गई, ठीक है। और साथ साथ एंड सम कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर सबकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी सेम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये इकोनॉमिक यूनियन बन गई। अच्छा, विच में इंक्लूड अ कॉमन करेंसी, जैसे यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी है। कॉमन करेंसी होना जरूरी नहीं, इनका तो इवन का सेंट्रल बैंक भी सेम है पूरे यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो ये कॉमन, ये इकोनॉमिक यूनियन है। क्लियर हो गई। तो Yes, sir. फ्री ट्रेड में तीन स्टेप, तीन मतलब टाइप के हो सकते हैं। एक तो फ्री ट्रेड, आपस में फ्री ट्रेड कर लें, फ्री ट्रेड हो जाएगा। अगर फ्री ट्रेड के साथ साथ आपने अगर आपस में मजीद एग्रीमेंट किया कि हम तो आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, लेकिन हमारा सबका जो है कॉमन टैरिफ होगा नॉन मेंबर से, तो वो कहलाता है कस्टम यूनियन कहलाता है, ठीक है। अगर आपका फ्री ट्रेड भी है और मेंबर का, और जो जो नॉन मेंबर्स है उनके साथ साथ आपका जो है ना वो एक्सटर्नल टैरिफ भी वो सेम है, और उसके एडिशन टू दैट, इफ दे हैव द कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना, दैट इट विल बिकम योर इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसमें जो है ना वो आपकी कॉमन करेंसी हो सकती है, उनकी जो है ना वो आपकी कॉमन कंबाइंड मॉनेटरी पॉलिसी सेम ला सकते हैं, हो सकता है उनका सेंट्रल बैंक से सेम हो सकता है, ठीक है ना। काफी जल्द ये देखिए, ये वाली कंट्रीज पहले ये देखिए, ये आप जरा देखें जरा, ये यूरोप है। ये यूरोप में क्या था पहले जो ना, देखो 2013 के, ये देखें, सॉरी, सबसे पहले ये देखें फ्रॉम 6 to 20, अब 28 हो गया, और उससे अब एक आध और भी बढ़ गया। तो सबसे 1958 में सबसे पहले शुरू किया था उसमें कौन कौन लोग थे, बेल्जियम थी, फ्रांस थी, जर्मनी था, इटली था, लक्समबर्ग था और नेदरलैंड था। इन लोगों ने शुरू किया था चेस, ठीक है। फिर 73 में और डेनमार्क और आयरलैंड और यूके भी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीस मतलब यूनान आ गया, फिर इसका 1986 में पुर्तगाल, और ये क्या कहते हैं स्पेन आ गया। फिर 1995 में ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, स्वीडन, सब इसके अंदर आ गए। 2004 में ऑल कंट्रीज आई थी, इसमें शामिल हो गए थे। साइप्रस है, चेक रिपब्लिक है, एस्टोनिया है, हंगरी है, ये सब सारे होकर यहाँ तक आ गए, ठीक है। 2004 में, 2008 में और दो आए थे, कौन था, बल्गारिया है, रोमानिया, और उसके बाद क्या हुआ, एक और आ गई, क्रोएशिया। अच्छा, इस वक्त एक और एडिशन आपको बताऊं जी, जो जो 73 के अंदर जो था ना यूके, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको, ये इससे आउट हो गए। अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है ना, वो ये कहलाता है Oh. ब्रेक्सिट। तो इस वक्त जो है ना समझ लें कि 28 नजर आ रहा है ना आपको, बेसिकली अब 27 ही रह गए, क्योंकि ये जो यूके जिससे जो है ना, ये यूके जो है
वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? Yes, sir. ये बुक थोड़ी सी है ना डायरेक्ट पब्लिश होते हुए टाइम लग जाता है, इस वजह से थोड़ा सा ये लेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक बहुत क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ये जो है ना ये आपको रीड करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ बता दूं होती क्या चीज़ है। अच्छा भैया, अच्छा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि आपने जहाँ पे जैसे दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, जहां पर भी आपको चीजें सस्ती बनती मिलती है वहां आप प्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की भी कुछ इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान से सस्ती आगे बांग्लादेश में मिल रही है, तो बांग्लादेश में जाके जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे जापान है, यूके है, यूएस है, ये भी प्रोडक्शन अपनी मलेशिया इंडोनेशिया में कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सस्ती पड़ती है। अच्छा, where high cost domestic product is replaced by more efficiently produced import from within the custom union। ये क्रिएशन बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि आपने बजाय इसके कि आपने जो है ना वो जो 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 महंगी चीजें बन रही हैं, अब जो आपका मेंबर है ना फ्रॉम विद इन द कस्टम यूनियन, मतलब जो आपकी दूसरी जगह पे सस्ती बने आपने, क्योंकि ट्रेड तो फ्री है, तो आपने क्या किया कि वो सस्ती आपने इजीली इंपोर्ट कर ली। फॉर एग्जांपल जर्मनी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उन्होंने क्या किया दूसरी जो कंट्री जो जो निस्बतन जो है ना थोड़ी सी गरीब कंट्री जो लेबर सस्ती है वहां की वो चीजें आपने इंपोर्ट कर ली वहां पर। ठीक है, क्लियर है? ये कहलाती है Okay, sir. ट्रेड क्रिएशन, और ये भी डिपेंड किस पे होता है, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? डाइवर्सिफिकेशन का Yes, मतलब sir. पता है ना आपको, क्या मतलब क्या हुआ कि आप थोड़ा सा हट रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन अकर्स व्हेन मेंबरशिप of a trade bloc result in country buying import from less efficient countries within the trade bloc rather than from more efficient countries outside। Okay. ठीक है ना? आप Yes, विदिन yes, sir. बाहर से नहीं ले रहे बल्कि इधर से इन्हीं से ले रहे हैं। क्लियर हो गया? ये पूरा पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिएगा। अच्छा, एक Okay, और sir. चीज इसको ग्राफ को समझ लेते हैं। देखें ये आपका डोमेस्टिक सप्लाई है, ये डोमेस्टिक डिमांड है, आपके पास ये प्राइस है, Mhm. ठीक है। लेकिन सप्लाई फ्रॉम कंट्री विद इन द ट्रेड ब्लॉक विद टैरिफ, अगर टैरिफ के साथ होगा तो आपके पास सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, तो आपके प्राइस यहाँ पर ये चीज देखिए शॉर्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके पास जब प्राइस नीचे आएगी तो होगा क्या कि आपके पास ये वाली जो है ना ये क्यू ए पे जो है ना वो सप्लाई हो रही होगी और डिमांड प्राइस नीचे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो पता है ना, ये पुराना रूल है। Yes, sir. प्राइस नीचे आएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से कि ये वाली जो बीच वाली जो पोर्शन है, ये वाली जो पोर्शन है ये सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई ऑफ कंट्री विद ट्रेड ब्लॉक विद टैरिफ। अगर टैरिफ के साथ आ गए इस पे आ जाएगा, प्राइस इतनी होगी। अगर आप टैरिफ भी हटा दिया तो प्राइस और कम हो जाएगी। जब प्राइस कम हो जाएगी तो आपके पास और गैप बढ़ जाएगा, मतलब सप्लाई यहाँ पर होगी और आपकी डिमांड यहाँ पर होगी, तो इतनी सप्लाई आपको किससे मिलेगी, सप्लाई ऑफ कंट्री विद इन ट्रेड ब्लॉक विदाउट टैरिफ। इससे बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं, यह कहलाती है ट्रेड क्रिएशन। बेसिकली इससे हुआ क्या कि आपके पास जो अगर आपको जो दूसरे अगर आपसे जो जो ट्रेड में लोग हैं उससे अगर आप सप्लाई नहीं लेते थे, अपने ही डोमेस्टिक सप्लाई रखते हैं, तो आपकी प्राइस यहाँ पर होती है और क्वांटिटी ये प्रोड्यूस हो रही होती है, जहाँ मेंशन किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये वाली प्रोडक्शन होती है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब आपने ये सप्लाई जो है ना अगर टैरिफ के साथ करें तो आपके पास यहाँ तक आएगी, प्रोडक्शन यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन डिमांड यहाँ पर, इसका मतलब ये आपको इतनी आपको सप्लाई चाहिए होगी। लेकिन अगर आपने टैरिफ भी हटा दिया तो उसकी सप्लाई और बढ़ जाएगी, प्राइस और नीचे आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये कि Yes, sir. प्राइस यहाँ के बजाय प्राइस कम होते बिल्कुल यहाँ तक आ गई। तो ये जो शॉर्टेज हो रही है बेसिकली डोमेस्टिक सप्लाई के, ये इट इज विल बी फुलफिल्ड बाय द सप्लाई विद इन द कंट्री ब्लॉक विदाउट टैरिफ। ठीक है, क्लियर है? Okay, sir. Yes. ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन देखें क्या है, ये तो ट्रेड क्रिएशन है, ठीक है ना। ये डाइवर्सिफिकेशन इसको भी समझ लीजिए, ये डोमेस्टिक ये वही कभी ग्राफ वही कभी ये यहाँ पे क्वांटिटी थी, सप्लाई ऑफ कंट्री आउटसाइड ट्रेड ब्लॉक विद टैरिफ। अगर आप किसी और से अगर आप जो सप्लाई करेंगे आपके पास तो चीजें सस्ती तो हो जाएंगी, लेकिन ये वाला जो गैप है ना, ये गैप आपका रह जाएगा। इस गैप को कैसे पूरा करेंगे, सप्लाई ऑफ कंट्री आउटसाइड ट्रेड ब्लॉक विद टैरिफ। टैरिफ के साथ लग, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, तो अगर आपके पास ट्रेड ब्लॉक है और आपने कॉमन टैरिफ लगाया हुआ है तो कॉमन टैरिफ से अगर सप्लाई आ रही है तो ये आ जाएगी। लेकिन अगर आप सप्लाई ऑफ अनदर मेंबर कंट्री अगर किसी और मेंबर कंट्री से करेंगे तो आपका ये वाला कंडीशन आ जाएगी। लेकिन सप्लाई ऑफ कंट्री आउटसाइड ट्रेड ब्लॉक विदाउट टैरिफ तो आपको और बेहतर हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाती है। समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? यस सर, आ रही है समझ। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, और समझ में आ गई। तो फिर देख लीजिएगा गौर से ना कि इसमें क्या ये। अच्छा, ये बस बात याद रखिएगा, जब ये प्राइस नीचे आ रही है तो सप्लाई कम हो रही है और डिमांड आपकी बढ़ रही है, लेकिन जो गैप आ रहा है वो ये वाले लोग फिल कर रहे हैं। ये वाले जो गैप है, ये वाला गैप ये फिल कर रहे हैं, सप्लाई कंट्री आउटसाइड टेरिफ। और उसके अलावा अगर और प्राइस नीचे आ रही है तो ये कौन फिल कर रहा है? विद इन द ट्रेडिंग ब्लॉक। और जो विदाउट टैरिफ ये वाली है, ये और ज्यादा प्राइस और बिल्कुल नीचे आ जाएगी, प्राइस बिल्कुल पीस है। बल्कि ये एक्चुअल तो अगर ट्रेड ब्लॉक नहीं होता तो आप यहाँ पर आपकी प्राइस यहाँ पे रहती। समझ में बात आ रही है? तो डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि आपने क्या किया कि सप्लाई ऑफ कंट्री आउटसाइड द ट्रेड ब्लॉक विदाउट टैरिफ आपने कर दी। क्लियर है? अच्छा, ओके सर। प्रोटेक्शनिज्म क्या होती है? प्रोटेक्शनिज्म बड़ी सिंपल सी चीज है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये फ्री ट्रेड का जो अपोजिट होता है। हम टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ बेसिकली क्या होती है? टैरिफ कहते हैं। सर कैन वी स्टार्ट दिस फ्रॉम नेक्स्ट क्लास? ओके ओके, आके बोल, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। प्रोटेक्शनिज्म बाद में कर लेंगे, बिल्कुल सही है। चलें, ठीक है, थैंक यू इनफ। सर। लेकिन इसको घर में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अभी मैं वो शेयर कर देता ओके हूँ ओके एमसीक्यू, ठीक है? चलें, ओके, यस सर, थैंक यू। चलें, और कभी भी थैंक यू ऐसा मुझे बता दिएगा ना। ओके, थैंक यू, ओके, अल्लाह ओके हाफिज। सर, थैंक यू। अल्लाह वेलकम, हाफिज। अल्लाह हाफिज।